Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक और न्यू टॉपिक जो है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे आपके पास यूनिट पूछे गए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट जो हैं वो आपके पास होते हैं वोल्ट। तो बी जो है इसका आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 1 वोल्ट इज इक्वल टू, अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके यूनिट हो गए वोल्ट। अब 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो वोल्ट हमारे पास वर्क डन एंड चार्ज, ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा कि कितना चार्ज अवेलेबल है एंड कितना वर्क डन वहाँ पे हुआ। तो वो आपके पास यूनिट हो गया आपके पास वोल्ट के, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्जेस जो है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डिफाइन हो गया। तो वर्क के आपके पास जूल हो गए और इसके आपके पास कूलम इनवर्स। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे राइट आंसर है। और यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। कि एक मूविंग चार्ज है उसके द्वारा वर्क डन किया गया है और जो चार्ज है वो है 4 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। अब उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट। तो आपको बताना है कि टोटल कितना वर्क डन यहाँ पे हुआ है। तो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो यूनिट्स थे बताए थे और उसका फार्मूला भी आपको बताया था। तो ये फार्मूला आपके पास आ गया। चार्ज कितना है आपके पास 4 कूलम, वोल्टेज कितनी है आपके पास 5। तो जो वर्क डन है वो कितना आएगा आपके पास 4 × 5 इज इक्वल टू 20 जूल्स। तो जो सी है इसका आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B। अब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है एंड पोटेंशियल प्रेजेंट है। तो आपको इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो आता है E इज इक्वल टू -dV, यानी चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाई चेंज इन रेडियस। तो जो ऑप्शन बी है इसका वो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द एनर्जी एक्वायर बाई अ चार्ज ऑफ 1 कूलम वाइल मूविंग थ्रू ओ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कि जब कितनी एनर्जी जो है वो एक्वायर होगी जब एक चार्ज जो है जो कि 1 कूलम है मूव हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के साथ और उसकी जो वोल्टेज है वो है 1 वोल्ट। तो वहाँ पे कितना चार्ज जो है वो एक्वायर होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चार्ज जो है आपके पास उतना होगा। अगर 1 कूलम है 1 वोल्ट है, इट मीन दोनों की दोनों वैल्यू जो है वो एक है। इट मीन जो चार्ज आपके पास बनेगा वो बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 1 है। तो आपके पास जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वर्क डन इज मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। कि एक जो है पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो उसका जो वर्क डन है वो कितना होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो आपका वर्क डन होगा वो होगा 0। तो ऑप्शन सी जो है इसका आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। कि एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के यूनिट्स क्या होते हैं। तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के यूनिट आपके पास मीटर क्यूब होते हैं। तो सी जो है इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे इसको रिमूव कर दीजिए। तो एसआई यूनिट ऑफ
पोलराइजेबिलिटी वेक्टर कि पोलराइजेबिलिटी वेक्टर के यूनिट क्या होते हैं, तो वो आपके पास होते हैं सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। तो इसके आपके पास यहाँ पे ये यूनिट होंगे, तो इनमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होता है काफ़ी टाइम। तो यहाँ पे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए कि एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के यूनिट मीटर क्यूब हैं और पोलराइजेबिलिटी वेक्टर की यूनिट जो है आपके पास वो सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर है। तो यही इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रो ओहम combine to form a big drop. What is the capacitance of a big drop? अब यहाँ पे आपके पास 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, इट मीन सभी की शेप जो है वो इक्वल है। अब आपको उनकी कैपेसिटेंस गिवन है 5 माइक्रो फैराडे आपको यहाँ पे दी गई है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो बड़ी ड्रॉप बनेगी आपके पास उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको इनका वॉल्यूम पता होना चाहिए। अगर आपके पास 64 ड्रॉप्स हैं तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब जो है वॉल्यूम है और 63 आपके पास ड्रॉप्स हैं इज़ इक्वल टू 4/3 पाई, यहाँ पे कैपिटल आर ले लीजिए, जो कि आपके पास एक बिग ड्रॉप बनेगी। तो यहाँ पे ये टर्म आपके पास आ गई और यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू आएगी 4R, क्योंकि मैक्सिमम टर्म आपके पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसको रीअरेंज करोगे तो जितनी भी टर्म्स आपके पास है वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास आर की वैल्यू यहाँ पे बनेगी 4R। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास आ गई। अब जो आपके पास फार्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए ड्रॉप या कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल, हमारे पास फार्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल के लिए, क्योंकि जब हमने अगर आपने लेसन पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम सर्कल की निकालते हैं, यानी एक स्फीयर जस्ट लाइक अर्थ, जिस तरह हम अर्थ की कैपेसिटेंस निकालते हैं उसी तरह से हम जो है वो स्फेरिकल की निकालते हैं। तो जब हम अर्थ को एक स्फीयर मान के उसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं तो हमारे पास फार्मूला आता है C=4πε0r। ये हमारे पास फार्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो ड्रॉप्स भी स्फेरिकल ही हैं, तो यहाँ पे हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास जो स्मॉल है उसकी हम निकालेंगे तो 4πε0r जो है हमारे पास यहाँ पे बन गया, और अगर हम बिग की निकालेंगे तो वो भी हमारे पास 4πε0 कैपिटल R, ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा इक्वल टू, क्योंकि हम एक वैल्यू निकाल चुके हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ गई। अगर आप यहाँ पे R देखोगे तो R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4πε0R। ये टर्म कुछ इस तरह से रीअरेंज हो जाएगी। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जब वैल्यू आप पुट करोगे तो हमारे पास जो CS है, CS की वैल्यू हमारे पास बनेगी 5 माइक्रोफैराडे। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। और जब दोनों की हम निकालेंगे बिग ड्रॉप की तो 4 × 5 माइक्रोफैराडे हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 20 माइक्रोफैराडे। तो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर C। हमने यहाँ पे यही फार्मूला यूज़ किया, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4πε0R। इसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और वैल्यूज़ निकाल सकते हैं हम इजी वे में। तो जो ये फार्मूला है इसका यूज़ करते हैं हम स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज़। अब हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास इन पैरेलल भी हैं और इन सीरीज़ भी हैं। पैरेलल के लिए हमारे पास अलग फार्मूला होता है, सीरीज़ के लिए हमारे पास अलग फार्मूला होता है। कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस दोनों के दोनों रेसिप्रोकल्स हैं। बस डिफरेंस यही है कि जब जो रेजिस्टेंस है उन्हें सीरीज़ में लगाया जाता है तो जो वैल्यूज़ है इनका सम वो इंक्रीज़ हो जाता है इंडिविजुअल से। मगर अगर हम जो है कैपेसिटर्स को कैपेसिटी
इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो है उनकी जो है, अगर कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाया जाए तो इनका इंडिविजुअल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सम, यानी डिक्रीज़ होता है, पैरेलल में ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे पैरेलल है, पैरेलल में तो इंडिविजुअल सम आएगा, तो इंडिविजुअल सम को निकाल सकते हो आप। और जो आपके पास सीरीज़ है, सीरीज़ जो है इन दोनों का कम्बिनेशन के बाद आएगी। तो सबसे पहले अगर आप पैरेलल के लिए निकालोगे तो पैरेलल के लिए आपके पास अलग फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो 1/c इज़ इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये आपके पास पूरा फार्मूला आएगा फॉर इन सीरीज़ के लिए, कि अगर आपको सीरीज़ में निकालनी है तो आप इनको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, या आप इसी फार्मूले को अगेन रीअरेंज करके भी निकाल सकते हैं। अगर आप इन दोनों की निकालोगे तो यहाँ पे c जो है यानी पैरेलल में, तो आपके पास 3 + 2 = 5 ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट ही आ जाएगा। और अगर आप इसको दूसरे तरीके से जब आप सीरीज़ में निकालोगे तो ये टर्म कुछ इस तरह से आपके पास बन गई। तो 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2 करके आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास 5 आई है। तो 1/c = 1/5 प्लस 1/4 करके ये आपके पास यहाँ पे बन गया। अब आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो जब ये टर्म ऊपर जाएगी और ये टर्म कुछ इस तरह से, जब आप इनका एलसीएम लोगे तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास 20/9। तो ये जो है आपका यहाँ पे इसका जो है आंसर आपके पास आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास यहाँ पे वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से आपके पास वही टर्म है जिसे हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज़, कि जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि C = 4πε0r जो है इसकी कैपेसिटेंस आपके पास बनेगी। और अर्थ के लिए भी हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी क्वेश्चन की तरह है जिसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टिंग शोन इन फिगर। तो यहाँ पर आपके पास दो जो हैं वो पैरेलल में हैं, दो जो हैं वो सीरीज़ में हैं। तो सबसे पहले आपको पैरेलल के लिए निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप इनको भी निकाल सकते हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, या फिर आप इन दोनों का निकाल लीजिए सबसे पहले इन सीरीज़ का। तो जब आप सीरीज़ के लिए लगाते हो तो हमारे पास सीरीज़ के लिए फार्मूला होता है 1/c = 1/c1 प्लस 1/c2। हमारे पास ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो नीचे बनता है c1 + c2/c1 × c2 जो है, सॉरी थोड़ा सा ये गलत हो गया, ये कुछ इस टाइप में आएगा c = c1 c2/c1 + c2, क्योंकि जब आप इनको करोगे तो इनका एलसीएम मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो यहाँ पे आपके पास टर्म बनेगी वो ऊपर चली जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट में और इसे हम ऊपर ले जाएंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पे बन जाता है। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं इन सीरीज़ तो c1 c2/ ये उसी फार्मूले से बनाया गया है, प्लस अब दूसरा जो है पैरेलल में है तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये टर्म बनेगी 9 × 9/9 + 9 + 9 = 27/2 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे थोड़े टर्म डिवाइड की गई है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बनेगा 13 पॉइंट समथिंग कुछ हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका वो यहाँ पे राइट आंसर है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहते हैं। तो आप अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।